नमस्कार। मेरे सामने यहाँ पर लगभग 34-35 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर क्रम से पढ़ने जा रहा हूँ और क्या क्या इनके पर्वत या क्या इनकी हाथों की उंगलियों के फल हैं और क्या इनकी रेखाएं बोलती हैं, इन सबको मैं यहाँ पर क्रम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुँचने वाली ये कनिष्ठा उंगली बहुत अच्छी कहलाती है। इसका मतलब होता है व्यक्ति बुद्धिमान है, भाषा शैली अच्छी जानता है, लोगों से व्यवहार करना अच्छी तरीके से जानता है, लोगों से जुड़ना अच्छी तरह जानता है और बुढ़ापे तक व्यक्ति की अच्छी याददाश्त भी रहने वाली है, काम करना चाहता है। प्रथम पर्व मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है। बुद्धि में किसी प्रकार का कोई भी कमी नहीं है, कोई ह्रास नहीं है। अपने आप में पूरी तरीके से अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करते हैं और मजबूत भी है। सेकंड पर्व पर किसी प्रकार की राहु रेखा नहीं है। अपने संग साथ वालों को अपनी भाषा शैली से पीड़ित नहीं करते हैं। किसी से लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति व्यक्ति की नहीं है। तीसरे पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो इस पर सामान्य रूप से यानी कि सामान्य रूप से धन प्राप्त करने के योग, यदि व्यक्ति खाली नहीं है, कुछ ना कुछ धन के आगमन बना रहा है। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, किसी प्रकार का आंखों का रोग नहीं, कोई एक्सीडेंट की संभावना नहीं, किसी प्रकार से अग्नि से कोई नुकसान नहीं और साथ ही साथ बीपी जैसे रोगों का सामना नहीं। सेकंड पर्वत की स्थिति यहाँ पर देखता हूँ। यहाँ पर कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे का योग नहीं, राज्य सरकार से कोई लाभ नहीं, राज्य सरकार से कोई नुकसान नहीं। तीसरा पर्व शनि बुध की उंगली आपस में मिली हुई है। व्यक्ति बुढ़ापे तक अपने माता पिता की सेवा करने वाला भी है। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ से किसी प्रकार की राहु रेखाओं का प्रभाव न होना, यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई भी स्थिर रोग नहीं, कोई भी नाड़ियों का रोग नहीं और किसी भी प्रकार से कोई भी दर्द का रोग नहीं। सेकंड पर्वत की स्थिति इस प्रकार से बताती है, अगर आपके सवाल में चलता है कि मुझे कर्ज से कभी मुक्ति मिलेगी, तो यहाँ पर वो स्थिर रेखा नहीं है जो आपके जीवन में आपको कर्ज से डुबोए रखें। कुल मिलाकर के यहाँ ऐसी कोई रेखा नहीं है कोई धन आपका डूब जाए या कर्ज में आप डूबे रहें। अच्छा पर्वत है, व्यक्ति पर ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसके ऊपर कर्ज नहीं है, लेकिन कर्ज व्यापार से लेना, कर्ज संसाधनों के लिए लेना और उनका धीरे धीरे उतरना, ये सबकी प्रवृत्ति के अंदर होता है। यहाँ बस थोड़ा आपने चिंता में ले रखा होगा ज़रूर, लेकिन यहाँ पर कर्ज में डूबने का योग नहीं, कर्ज उतारने की पूरी रेखाएं हाथ के अंदर है। तीसरे पर्व की यदि स्थिति देखता हूँ तो ये पर्व यहाँ पर जाना जाता है कि व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने परिवार का संचालन कर लेता है, उस प्रकार का पर्वत भी ठीक है। बृहस्पति की उंगली का पहला पर्व, लीवर, किडनी, शुगर, इस तरह के रोगों के लिए देखना जाता है। यहाँ पर वह भी किसी प्रकार से पीड़ित नहीं है। सेकंड पर्वत की स्थिति देखी जाती है कि पत्नी के साथ व्यक्ति के कैसे संबंध हैं। किसी प्रकार की कोई राहु रेखा नहीं, कोई तलाक नहीं होगा, कोई पत्नी से विवाद नहीं होगा। सामान्य रूप से अच्छे संसाधन के साथ पत्नी का सुख मिलेगा और साथ ही साथ संतान का सुख तीसरा पर्व बताता है। आपके अंगूठे के प्रथम पर्व पर चलते हैं। यहाँ से पता लगता है अगर आड़ी रेखा है तो यानी कि आपको जीवन में संसाधन नहीं मिलेंगे। अभी इतना कहता हूँ कि किसी प्रकार से जीवन में संसाधन, अगर माइनस रेखा हो जाएंगी तो संसाधन नहीं मिलेंगे। ये पर्वत बताता है कि जीवन में संसाधन मिलेंगे। तो इस तरह की स्थितियों को बताने वाला पर्व। सेकंड पर्वत की स्थिति को देखता हूँ तो ये भी पर्वत ठीक है, तर्क शक्ति भी व्यक्ति की मजबूत है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके बुध पर्व के बारे में। बुध पर्व देखिए, थोड़ा थोड़ा समझ कर चलिए बात को। जब हम बुध पर्व सामान्य हाथ में देखते हैं और आपके इंक वाले हाथ में देखते हैं, दोनों में बहुत माइनर हल्की हल्की रेखाएं हैं।
अब ये माइनर माइनर हल्की हल्की रेखाएं और एकदम डार्क रेखाएं यदि आप देखोगे तो आपको अपने हाथ में अपने आप पता चल जाएगा कि हृदय रेखा कितनी डार्क है और ये रेखा कितनी हल्की है। यानी कुल मिलाकर के धन के आगमन बना रही हैं। जितनी लंबाई में और जितनी मजबूती के साथ ये खड़ी होती चली जाएंगी उतने धन के स्रोत बढ़ते चले जाएंगे। अब माइनर बना रही हैं यानी कि धन के स्रोत बने हुए हैं लेकिन इच्छा अनुसार नहीं, इसको ऐसा बोल देते हैं। यहाँ पर आपको लगेगा सूर्य पर्व पर एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है। देखिए मैंने बताया कि सूर्य के पर्वत पर यदि बड़ा ट्रायंगल बन जाए तो इसके किस किस प्रकार से लाभ होते हैं। एक लाभ इसका यह होता है, सूर्य कारक होता है पिता का, यानी व्यक्ति को संपत्ति मिलेगी पिता से, एक कारक तो ये हो गया। दूसरा, इसकी रेखा के अंदर वो जान थी कि यदि व्यक्ति कोशिश करता और शिक्षा को मजबूत बनाता तो व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर सकता था। भाग्य रेखा में वो रेखा नहीं, बृहस्पति पर्व में उस तरह का उदय नहीं, तो यानी कि व्यक्ति ने प्रयास ही नहीं किया। ये वो रेखाएं हैं जो लगातार सूर्य पर्व से शनि पर्व की तरफ देख रही हैं। यानी कि सूर्य पर्व से शनि पर्व को देखना, व्यक्ति चाहता है बहुत सारी ऊंचाइयाँ, व्यक्ति चाहता है बहुत सारा धन, व्यक्ति के जीवन में है बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्ति की इच्छाएं। सभी रेखाएं पर्व तक देख रही हैं और हमारा विज्ञान कहता है, अगर मैं शनि पर्व को पढ़ता हूँ कि शनि पर्व का स्वामी जब तक शनि घर में ना पहुँच जाए तब तक व्यक्ति का भाग्य उदय नहीं होता। पर्वत पर कोई भी रेखा मजबूती के साथ नहीं है, कोई भी रेखा पर्वत के अंदर तक घुसने का प्रयास नहीं कर रही है, कोई भी कर्म रेखा नीचे से मजबूती से नहीं आई है, यानी भाग्य वर्तमान में चल रहा है कितना, सिर्फ भरण पोषण वाला। आइए बात करता हूँ आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति पर्व और बृहस्पति पर्व में एक शाखा का संबंध जुड़ता है सिर्फ, और वो शाखा का संबंध यहाँ हृदय रेखा से दो मुखी बनता है। इसका मतलब क्या होता है, व्यक्ति अपने जीवन में, यानी हृदय रेखा क्या है, मन, हृदय रेखा यानी हृदय के अंदर ये दो मुखी बना रहा है रेखा और बृहस्पति को देख रहा है। व्यक्ति के मन के अंदर इच्छा है, बृहस्पति कारक है क्या, धन, व्यक्ति कारक क्या है, संतान। भाई धन अच्छा मिले, मुझे संतान अच्छा मिले, मैं मंदिर अच्छा बना पाऊँ, मैं मेरे जीवन में इच्छा है कि मैं अच्छा कर्म करूं, अच्छी बात करूं। तो ये सिर्फ एक इच्छा है केवल। और जब व्यक्ति इच्छा करता है तो हमारा विज्ञान कहता है जब वो इच्छा करने लगता है तो वो रेखाएं भी धीरे धीरे बनने लगती हैं। अभी मैं इनको सिर्फ इच्छित रेखा या इच्छा रेखा ही बोलूँगा। आइए बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा को यदि मैं देखता हूँ तो इसमें छोटे छोटे से दीप बनने का प्रयास करते हैं। अब इसको इस तरह से बोल देते हैं, भाई मन के अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं और मन बड़ी उधेड़ बुन में है, भाई ऐसा क्या करूं कि जिसके द्वारा मेरी जीवन की इच्छाएं पूरी हो। कोई यहाँ से पत्नी से अलगाव नहीं, कोई यहाँ पर किसी प्रकार से मन के अंदर रोग नहीं, शरीर के अंदर रोग नहीं है। मैं बात करता हूँ आपके निम्र मंगल पर्व, कर्म रूपी पर्व के बारे में। कर्म रूपी पर्व और कर्म रूपी पर्व की यदि रेखाओं को देखता हूँ तो ये ज़्यादा आगे तक ना जाकर मंगल पर्वत तक ही अधिकतर इनका संबंध बना हुआ है। ये यहाँ पर रेखा मंगल पर्व की निकल रही है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आप जैसी मेहनत कर रहे हैं, ये रेखा वो रेखा नहीं है जिनके द्वारा मैं कह सकूँ कि मेहनत से व्यक्ति बहुत सारी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेगा। ये कर्म रूपी रेखाएँ हैं तो सही, लेकिन इनका कोई प्रतिफल बहुत मजबूत नहीं है। यहाँ पर अभी आपको बहुत मेहनत और बहुत कर्म करने की ज़रूरत है। ये रेखाएं यहाँ पर बताती हैं आपका जो मेहनत जो कर्म है वो अभी कम है या कहीं सही दिशा में नहीं जा रहा है, ये बता रही हैं ये मंगल रेखा है। इनका फ़ायदा इतना है कि जब ये मंगल रेखा यहाँ होती हैं तो व्यक्ति को ज़मीन से फ़ायदा हो जाता है, नर्सरी से फ़ायदा हो जाता है, व्यक्ति पुलिस सेना की प्रयास करे तो वहाँ से सफल हो जाता है, इनका ये फ़ायदा होता है। आइए बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा की एक शाखा तो थोड़ी सा चली गई नीचे की तरफ चंद्र पर्वत के साथ, एक शाखा यहाँ से निकल रही है सूर्य पर्वत के और साथ ही साथ बुध पर्वत के बीच में। अब ये क्या है, ये है बुद्धि रेखा। ये क्या है, दिमाग,
दिमाग से एक शाखा जा रही है बुध के नीचे, एक सूर्य के नीचे, यानी कि दिमाग के अंदर योजना है, यार क्या करूं जो मैं धन और सम्मान प्राप्त करूं। कभी कभी ये रेखा एक ऐसी रेखा के रूप में भी जानी जाती है, और ये ज़रूर आपके जीवन में घटित भी होगा कि व्यक्ति के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती है जीव को जीवन पर्यंत किसी के साथ साझा नहीं करता। हृदय रेखा है, बुद्धि की बातें हृदय में लेकर ख़त्म हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, लेकिन किसी को बताता नहीं है। ऐसा भी आपके साथ अवश्य घटित होगा। तो यहाँ इस प्रकार की कभी कभी देखिए, बहुत कम ऐसा मैंने देखा है, मुझे लोग बताते हैं कि जी गुप्त संबंध हैं, वो बताते ही नहीं है किसी को और ख़त्म हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत बहुत मजबूत है, कोई झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी नहीं है। यहाँ पर मंगल से संबंधित जो मैंने उधर भी बोला और यहाँ भी दिखाई देता है कि ज़मीन का, नर्सरी का, बदरपुर का, रोड़ी का, सीमेंट का, कंस्ट्रक्शन का, ज़मीन बेची ली का, इनसे व्यक्ति को लाभ मिलते हैं जिनका इससे अच्छा मंगल पर्वत होता है। नीचे के चंद्र पर्वत की स्थितियों को देख लेते हैं। चंद्र पर्वत पूरी तरीके से खाली, कोई शरीर में रोग नहीं, किसी प्रकार के बुरे लोगों की संगत भी नहीं, किसी प्रकार का विदेश से विदेश जाने का योग भी नहीं। कोई विशेष रूप से अगर बात करता हूँ तो देखिए, प्रगतिशील यहाँ पर रेखा खड़ी होनी चाहिए। मैं जब यहाँ पर चंद्रमा पर प्रगतिशील रेखाएं खड़ी होनी शुरू होती हैं तब मैं कहता हूँ मैं व्यक्ति प्रयत्न करने लगा। आप वो प्रयत्न नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रयत्न से जीवन की ऊंचाइयाँ प्राप्त होती हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपके पास व्यापारिक रेखाओं के। एक भी रेखा आपके पास व्यावसायिक रेखा नहीं है, पूरे हाथ के अंदर कोई व्यावसायिक रेखा नहीं। सिर्फ मंगल पर्वत दिखाई देता है कि व्यक्ति मेहनत से कर्म करके अपने जीवन का पालन करता है, तो ये अच्छा संकेत नहीं। नीचे यहाँ पर मछली का सा चिन्ह बनकर एक रेखा निकल रही है, यानी व्यक्ति को परिवार से पैतृक संपत्ति का सहयोग मिल जाता है, बुढ़ापा अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर कर्म रेखा नहीं है, यहाँ पर कोई भी भाग्य रेखा, पहले देखिए यहाँ तक चलेगी तो कहलाएगी कर्म रेखा कि व्यक्ति कर्म से बहुत अच्छा धन प्राप्त कर रहा है। उसके बाद पहुँचेगी ये शनि पर्व पर। मैंने कहा जब तक धन का स्वामी धन के घर नहीं पहुँचता तब तक व्यक्ति को अच्छा धन नहीं मिलता। यहाँ पर अच्छी मजबूत रेखा हल्की हल्की दिखाई दे रही हैं, हो सकता है 4 से 5 साल में बन जाएं। यह बहुत हल्की हल्की रेखा है। जब ये डार्क बन जाएंगी उस समय समझिए आपका कर्म मजबूत होना शुरू हो गया और आपका भाग्य उदय होना शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर अभी यहाँ पर भाग्य उदय भी नहीं है। तो यहाँ जब हाथ के अंदर भाग्य रेखा कर्म रेखा मजबूत नहीं होती तो मुझे निराशा होती है। तो कुल मिलाकर ये अच्छा फल यहाँ पर नहीं है। संसाधनों का शुक्र पर्व है, इसको देख लेते हैं। इसके अंदर कोई त्रिभुज नहीं है, कोई चतुर्भुज नहीं है, कोई एक्स या कोई भी वाई, यहाँ पर ओम का चित्र या स्वास्तिक का चित्र, जो हमारे यहाँ शुभ चिन्ह बोले जाते हैं वो दिखाई नहीं देते। सामान्य से पर्वत है, यानी कुल मिलाकर सामान्य से व्यक्ति के पास संसाधन है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा की मुझे कोई चिंता नहीं है, मणिबंधक संबंध बना रही है, मछली के साथ है, बुढ़ापा सुखी रहेगा व्यक्ति का। तो यहाँ कुल मिलाकर 80 साल के आसपास आपकी आयु है। प्रॉब्लम क्या है कि पूरा हाथ अच्छा हाथ है। मैं इसको अच्छे हाथ की कैटेगरी में इसलिए बोलता हूँ कि इसमें कम से कम ऐसी रेखा नहीं है कि भाई जिसको मैं ये कह सकूँ कि व्यक्ति को किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। पूरे हाथ में सबसे बड़ी बात है कि कर्म रेखा सही रूप से काम नहीं कर रही है, भाग्य रेखा का अभी उदय हुआ नहीं है। ये भाग्य रेखा कभी 6 महीने में, कभी साल भर में, कभी कभी 5 साल में उदय होती है। जब व्यक्ति कर्म करने लगता है तो उसकी भाग्य रेखा बनना शुरू हो जाती है। तो यहाँ इस प्रकार से हाथ का मैंने फल बोला और अब मैं सवालों पर चलता हूँ। मुझे कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी? जब आप कर्ज की बात करते हैं तो मुझे ये बात मैंने शनि पर्व की उंगली से भी देख ली थी और नीचे भी मैं देख रहा हूँ। कई व्यक्ति इसके पास मंगल के से संबंधित कार्य होने चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के जब आपके कर्ज की बात आती है तो ये मैं निश्चित कह सकता हूँ कि व्यक्ति कर्ज उतार लेगा, लेकिन अभी काफ़ी समय लगने वाला है। हो सकता है 5-7 साल भी लग जाए। और जब तक आप कोई और भी कर्ज ले सकते हैं अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या किसी भी चीज़ को बढ़ाने के लिए। तो
पर कर्ज में डूबने वाला व्यक्ति नहीं है। मैं सर्व सुविधा युक्त मकान कब तक बना पाऊंगा? कहीं कोई त्रिभुज चतुर्भुज बनता नज़र नहीं आ रहा जिसके द्वारा मैं ये कह सकूं कि अभी मैं इतना कह सकता हूं कि 5 साल तक तो ये काम नहीं होना है। मुझे हर कार्य में सफलता कब से मिलेगी और करोड़ों रुपये कमाने का मौका कब से मिलेगा? जब तक हाथ में भाग्य रेखा नहीं बनेगी, जब तक करोड़ों रुपये कमाने का अवसर नहीं मिलेगा। जो मैं भाग्य रेखा छोटी छोटी दिखा रहा, जब तक वो डार्क नहीं बनेगी या शनि पर्वत पर खुद 2 बड़ी रेखा नहीं बनेगी, तब तक आपके जीवन में मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी से सब कुछ होने वाला है। पूजा पाठ बताऊंगा, वो करोगे तो शायद मिल जाएगा। मुझे गाड़ी बंगला ज़मीन जायदाद मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कब मिलेगी? अभी 4-5 साल कुछ नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर राजनीतिक पद पर रहते हुए दिल से और ईमानदारी से जन सेवा करने का मौका और मंदिर निर्माण में मूर्ति स्थापना। आप ये क्यों समझते हैं कि 35 साल की उम्र में के बाद आपको ये सब कुछ नहीं मिलेगा? ये सारी चीज़ आप बना पाएंगे, निश्चित रहिएगा, क्योंकि इस हाथ में अशुभ रेखा नहीं है। बननी है तो सिर्फ शुभ रेखाएं और उनके लिए कुछ पूजा पाठ। क्या मुझे गड़ा धन प्राप्त होगा? बिल्कुल भी नहीं। राहु केतु से ऐसा कोई लॉटरी हो, गड़ा धन कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता। क्या करें आप जो आपके जीवन के अंदर धन के आगमन बने? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यदि आप धन के आगमन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए 3-4 पूजा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, वो आपको करनी चाहिए। आपको रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ करना चाहिए। कई चीज़ें बताऊंगा आपको, उनमें से जो आप कर सकें वो कर लीजिएगा। बिना पूजा पाठ ये नहीं होगा, क्योंकि भाग्य उदय करना है तो ये करना ही पड़ेगा। श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ कर लें, या तो लिंगाष्टकम मिल जाएगा यूट्यूब से आपको, मैं भी भेज दूंगा इसके लिंक, श्री सूक्तम के लिंगाष्टकम के। और एक इस उंगली के अंदर आपको पहनना पड़ेगा एक पुखराज। यहाँ पर एक पुखराज बना के पहनिए आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं। शनि की उंगली का शनि का छल्ला आप पहन सकते हैं। इसमें चांदी बिल्कुल ना पहने, इसमें माणिक्य ना पहने, इसमें मूंगा ना पहने। सिर्फ रत्न बनता है तो पुखराज, वो आपके धन का कारक, आपके भाग्य का कारक, आपके मंदिर निर्माण मकान सब चीज़ की को सार्थक कर देगा। तो पुखराज आपका रत्न बनता है। श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ करें। एक तो ये कर लीजिए। अगर आपके बस की ये काम नहीं है तो एक आप दूसरा काम भी कर सकते हैं जो बहुत साधारण सा है, और वो दूसरा काम है, आप प्रतिदिन जा कर के और भगवान शिव के मंदिर में जाइए और उनके पूरे परिवार का स्नान कराइए और उनकी पूरी स्तुति कीजिए। यानी आप प्रत्येक दिन आप भगवान शिव के मंदिर में जाएं, वहाँ पूजा पाठ करें, अपनी जो इच्छित बातें हैं उनसे मांग सकते हैं। इन 2 पूजाओं में से जौन सी आप करना चाहें वो करिए, अगर आप अपना भाग्य उदय करना चाहते हैं तो। नमस्कार।